आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं और हमारा थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो इसको पढ़ने से पहले ये बता दूं कि जो हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा हो वो जाके देख ले। उसमें मैंने बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक बताया हूँ और बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझा के पढ़ाया है और नोट्स भी लिखाया हूँ। तो आप लोग नोट्स भी अच्छे से बनाइए और अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे हम उसके आगे जो हम कल पढ़ाए थे, मतलब कि पिछले लेक्चर में जो पढ़ाए थे उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का टाइप क्या है, स्टेट फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। किसको? इंटेंसिव को और एक्सटेंसिव को। ठीक, तो ये हमारे क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं या स्टेट फंक्शन के टाइप हैं। तो अब देखिए हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, हमें हमारे क्वेश्चन में जो लोग 12th में होंगे तो उनमें आता होगा एक्सटेंसिव इंटेंसिव का ही आ जाता है। तो आप लोग जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जहाँ भी केमिस्ट्री में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो आप लोग अपने आप जान जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। ठीक, तो देखिए हम पढ़ते हैं क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में देखिए मैंने लिखा क्या है, इसमें ये लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ पार्टिकुलर सिस्टम वी कैन नॉट ऐड और रिमूव गैस फ्रॉम द सिस्टम। इसमें ये क्या कह रहा है कि मान लो हमने कोई एक सिस्टम लिया है ना, तो उसमें हमने गैस लिया, कोई भी गैस लिया, तो इसमें ये कह रहा है कि वह प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम का के मास पे डिपेंड ना करे, उसमें गैस को हम ना ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, जो मास पे डिपेंड नहीं करती। या दूसरी परिभाषा मैंने लिखी है, इसमें क्या है? दोज पैरामीटर विच डज नॉट चेंज ऑन हाइपोथेटिकली डिवाइडिंग द सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें, किसी भी सिस्टम को अपने दिमाग से सोचें कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी का लेते हैं। ठीक, डेंसिटी का एग्जांपल लेते हैं या टेम्परेचर का लेते हैं। टेम्परेचर एग्जांपल सबसे अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस ना। तो अगर हम दिमाग से सोचें कि हमारा टेम्परेचर एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव। ठीक, तो आप लोग ऐसे सोचिएगा, एक रूम लीजिएगा, उसमें क्या करिएगा, रूम टेम्परेचर तो आप जानते हैं 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप बीच में क्या करिएगा, बीच में एक दीवार खड़ी कर दीजिए। एक रूम है, बीच में दीवार खड़ी कर दीजिए। तो आप देखिएगा, फिर जाके देखिएगा कि जो एक रूम में 2 रूम बने हैं उसमें टेम्परेचर कितना होगा। ठीक, उसमें टेम्परेचर कितना होगा, इधर का टेम्परेचर कितना होगा, इधर टेम्परेचर कितना होगा। तो आप लोग जानेंगे कि जो एक रूम में 2 रूम बने हैं उसका भी टेम्परेचर 25 या 27, इसका भी जो आप भी ले रूम टेम्परेचर 25 ले या 27 ले, जो भी ले वो वही रहेगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि आप टेम्परेचर को जब देखेंगे रूम में, तो रूम में एक दीवार खड़ी करेंगे तो इधर का भी टेम्परेचर सेम रहेगा, इधर का भी टेम्परेचर सेम रहेगा। मतलब कि हाइपोथेटिकली हम एक सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो जो चेंज ना हो उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो हमारा टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए डेंसिटी लीजिए। डेंसिटी क्या होता है? किसी मान लो कोई एक लकड़ी लो, लकड़ी को अगर लकड़ी की डेंसिटी मान लीजिए कुछ है, अगर उस लकड़ी को बीच से काट दें तो क्या जो 2 पार्ट लकड़ी बनी है उसकी डेंसिटी क्या अलग होगी? उसकी डेंसिटी 2 पार्ट, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, यहाँ से काट दीजिए तो एक लकड़ी का टुकड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, तो क्या दोनों की डेंसिटी अलग हो जाएगी? डेंसिटी नहीं अलग होगी। तो यही है कि हम अपने दिमाग से सोचें, हाइपोथेटिकली किसी भी सिस्टम को डिवाइड करें, जो प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपको बिल्कुल याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए हम पीएच लेते हैं, तो वाटर का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल होता है, 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि पीएच 7 होता है वाटर का। ठीक, तो मान लीजिए आप एक गिलास पानी लीजिए,
तो उस एक गिलास पानी को उसका पीएच मान लीजिए न्यूट्रल है 7 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो 7 डिग्री सेल्सियस है, उस गिलास के आधे पानी को दूसरी गिलास में रखिए, तो फिर से पीएच दूसरे जो अलग किए हैं उसका नापिए, तो देखिए पीएच चेंज नहीं हो रहा है। जो पानी पूरे गिलास का था वही, मतलब दो पीएच पूरे गिलास, मतलब कि जो गिलास में पानी था उसका था, अगर उसको डिवाइड करेंगे, उसको आधा पानी कर देंगे, आधा पानी दूसरे गिलास में रख देंगे, तो उसका भी पीएच वही होगा। तो हम सोचे, हाइपोथेटिकली सोचे, डिवाइड करें, अगर डिवाइड करने से जो प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि किसी चीज को हाइपोथेटिकली आप डिवाइड करिए, वो जो प्रॉपर्टी हाइपोथेटिकली डिवाइड ना हो वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक। देखिए इसी तरह मोलरिटी है, आप लोग मोलरिटी भी जानते होंगे, नॉर्मेलिटी, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये पीएच होता है। तो ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं करते किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम के, और हम हाइपोथेटिकली भी सोचेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक। तो जो हाइपोथेटिकली चेंज ना हो वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, या जो मास पे डिपेंड ना करे वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है, इसमें क्या है, मास डिपेंडेंट पैरामीटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मास डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, ठीक। और द पैरामीटर विच विल चेंज ऑन हाइपोथेटिकली डिवाइडिंग द बीकर। तो इसमें क्या है, हम हाइपोथेटिकली सोचें, किसी चीज को डिवाइड करें, किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम के प्रॉपर्टी को, तो जो हाइपोथेटिकली डिवाइड हो जाए वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, हम हाइपोथेटिकली सोचते थे, डिवाइड करते थे, तो कोई प्रॉपर्टी वो हाइपोथेटिकली डिवाइड होती नहीं थी, तो इंटेंसिव थी। और जो हाइपोथेटिकली डिवाइड हो जाए वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम, तो अब देखिए मान लीजिए बीकर में, मान लीजिए इस रूम का ही वॉल्यूम कुछ होगा ना, तो इसको आप इस रूम को डिवाइड करिए, 20 से दीवार खड़ी करिए, तो जो रूम बनेगा, 2 रूम बनेगा, इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, ठीक। तो हाइपोथेटिकली क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। जैसे हमारा वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल्स आप जानते होंगे, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास किसी चीज को, मान लीजिए मार्कर को है, मार्कर कुछ मास ये है, हम इसको अगर डिवाइड कर दें, काट दें, तो जो मार्कर के टुकड़े बचेंगे, इसका मास अलग होगा, उसका मास अलग होगा। तो क्या है, जो हाइपोथेटिकली डिवाइड हो जाए वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऑल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी आप एनर्जी पढ़ेंगे सब क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक। फोर्स है, फोर्स भी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो इसमें क्या आ गया, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास डिपेंडेंट पैरामीटर क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो आप लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। आपको एग्जाम्पल भी नहीं याद करना पड़ेगा, आप लोग जैसे मैं बताया हूं हाइपोथेटिकली सोचेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड हो जाए वो एक्सटेंसिव, जो डिवाइड ना हो वो इंटेंसिव, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या होता है, द रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव अस द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम किसी भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे ये देखिए, जैसे हम ले रहे हैं क्या, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हम मास अपान वॉल्यूम, ये मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों के रेशियो जब हम लेंगे तो एक हमें प्रॉपर्टी मिलती क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यही कह रहा है कि अगर हम 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लें तो क्या मिलेगा हमको, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए हमारा दूसरा क्या लिखा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर नहीं होती, उसको हम जोड़ नहीं सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम जोड़ नहीं सकते। और वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
एडिटिव नेचर होती है, हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए m1 प्लस m2, m1 क्या है, m1 क्या है, मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। m1 m2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, m1 प्लस m2, मास तो जुड़ता ही है ना, मास को हम जोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे n1 प्लस n2 को हम जोड़ सकते हैं, v1 प्लस v2 इसको भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखिए डेंसिटी क्या है, d प्लस डी। कोई भी वाटर लो तुम, जैसे हमने एक गिलास वाटर लिया, फिर उसमें और वाटर जोड़ दोगे तो वाटर की डेंसिटी तो सेम ही होती है ना, डिफाइन होती है। तो और वाटर ऐड करने से, चाहे तुम एक बाल्टी पानी लो, उसमें एक गिलास पानी डालो, तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली। ठीक, डेंसिटी वही होगी। तो यही कह रहा है कि d1 प्लस डी क्या हो जाएगा, डी, डेंसिटी सेम ही रहेगी चाहे इतना पानी मिला लो। ठीक, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट T प्लस टी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो सेम होता है, हम इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक, तो T प्लस टी क्या हो जाएगा, T आएगा, इंटेंसिव। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव नेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम जोड़ नहीं सकते, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव नेचर। ठीक, तो मैं आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझा दिया हूँ, और मैं यही आशा करूंगा कि आपको समझ में आ भी गया होगा। आप ये बहुत अच्छे से लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और आगे पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं हम, अब पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई टाइप के होते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया। तो आप लोग अभी ये आइसोबारिक हो गया, तो आप लोग अभी ये सब पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है, इसमें क्या है कि when a system changes from one state to another, the operation is called thermodynamic process। जब एक सिस्टम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो इस ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो चलिए ठीक है, ये डिफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, यही सब एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में क्या आता है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां भी आप आइसोथर्मल प्रोसेस देखेंगे उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए, जो चीज कांस्टेंट होती है उसका चेंज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो इसमें आप लोग पहले इतना याद रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। मान लीजिए कोई एक गैस इक्वेशन लीजिए, हम क्या ले रहे हैं, पीवी, आप लोग गैस इक्वेशन तो जानते होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो ये क्या होता है, प्रेशर होता है, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स, कोई गैस लेंगे किसी भी सिस्टम में तो उसका तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा ना, और ये गैस कांस्टेंट है ही यार। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर तो वेरी कर सकता है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे सभी कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इनका इसका एक फार्मूला निकल के आता है, क्या आता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा दिख जाए, ऐसा फार्मूला कहीं दिख जाए तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आता है वो, है ना। हम क्वेश्चन लगाएंगे, कोई भी हमको पहचानना होगा, P1 V1 P2 V2 दे दिया है, P1 V1 P2 V2 अगर बराबर आ गए तो वो आइसोथर्मल के हिसाब से क्वेश्चन लगेगा। आगे हम इसका क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जान ही गए हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, और ये कुछ लिखा है उसको भी समझ जाइए। ये क्या होता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल। देखिए इसमें क्या दिखा है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल। देखिए P1 V1, यहाँ पे प्रेशर क्या था P1, यहाँ पे P2, देखिए चेंज हो गया ना,
जो चेंज हो उसी को तो वेरिएबल कहते हैं, वही तो वेरी करता है, वेरी मतलब चेंज। तो P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे, V1 V2, तो यही मतलब यही कह रहा है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग। मतलब कि आइसोथर्मल कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो जो सिस्टम की हीट होगी वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगी, ठीक। तो वही लिखा है, हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग। इसमें तीसरा क्या लिखा है, फॉर आइडियल गैसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैसेस है तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, एंड चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, जीरो होगा, ठीक। इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई लिख सकते हो या डेल्टा यू लिख सकते हो। एनसीईआरटी हमारी डेल्टा यू लिखती है, तो आप भी लोग डेल्टा यू लिखिएगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक। तब आप इसको पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद आप लोग एक बार एनसीईआरटी देखिएगा, जो नहीं समझ में आया होगा वो भी आ जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है वो सब यहाँ पे लिख रहा हूँ। यही सब एग्जाम में भी आने वाले हैं, आप लोग चिंता मत करिए। जितना भी एग्जाम में आएगा मैं सब चीज़ पढ़ा दूंगा। बस आप लोग को क्या करना है, कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते जाना है। जो ना आए फिर से रिवीजन करना है, 2-3 बार देखो तो आपको बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक आ जाएगी। जो कभी नहीं पढ़ाया होगा या कभी ना पढ़ा होगा वो आज पढ़ेगा मेरे साथ, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं अगला प्रोसेस बताता हूँ। अभी हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा। आइसोथर्मल में क्या पढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, ठीक। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक। ये कंडीशन आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आने वाली है, ठीक। चाहे एनसीईआरटी का लगाएं चाहे कंपटीशन का लगाएं, ये सब जो थोड़ी थोड़ी कंडीशन है प्रोसेसेस की, ये सब आपको याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा, तुरंत हिट कर जाएगा, ठीक। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमको एनसीईआरटी का या कंपटीशन का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगा पाते, इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक। तो हमको फार्मूला नहीं पता करना है कि कौन सा फार्मूला लगाना, हमको कॉन्सेप्ट पता करना। जब हमको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो फार्मूला अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक। जैसे कि कोई आइसोथर्मल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आइसोथर्मल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आपको दिमाग में आपके आने चाहिए कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। सर एक फार्मूला ही बताए थे, क्या बताए थे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये सब जहाँ कंडीशन आ रही है, जिस क्वेश्चन में ये सब दिया है वो आइसोथर्मल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये नहीं कहेगा। इसमें कहेगा कि एक सिस्टम है जिसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, फिर इसका कुछ देर बाद प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे, P1 V1 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब P2 V2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों सेम आ गए तो हमको तुरंत जाना है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस जब आपको पता चल जाएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस के सब फार्मूले भी याद आ जाएंगे, ठीक। तो आप लोग देखिए दूसरा क्या बता रहे हैं हम, क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। मैंने यहाँ N और P कांस्टेंट लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स, तो किसी भी सिस्टम में कोई सर्टेन अमाउंट में आप गैस लेंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स ही रहेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जो प्रेशर होता है इसमें हमको क्या याद रखना है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक। आपको इतना पता चल गया। तो मैं गैस इक्वेशन लिखता हूँ, क्या, PV इक्वल टू nRT, ठीक। PV इक्वल टू क्या लिखता हूँ, nRT। PV इक्वल टू nRT लिख दिया। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या है, प्रेशर है ना, प्रेशर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो हम जानते ही हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है ये तो गैस कांस्टेंट, इसका नाम ही है गैस कांस्टेंट। यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। इधर ये कांस्टेंट है प्रेशर, इधर N और R। तो ये तीन कांस्टेंट है, इससे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या करें, वेरी करें। तो क्या हम लिखेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, इसमें टेम्परेचर आ गया। तो इसमें एक फार्मूला बनाते हैं, क्या, V1 अपान V2 इक्वल टू T1 अपान T2। तो इसमें आपको ये वाला फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए कि आइसोबारिक प्रोसेस में फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो क्या होता है, V1 अपान V2 इक्वल टू T1 अपान
T2। ये आइसोबारिक में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डेल्टा टी क्या होता है, मतलब डेल्टा पी क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ लिखा है, फार्मूला बेस इसमें लिखा होगा, तो मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। प्रेशर ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। वही कि इंटायर प्रोसेस मतलब कि प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, वो चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोग ये जाने गए हैं। दूसरा क्या लिखा है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। देखिए यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे T1 है, टेम्परेचर बदल रहा है ना, प्रेशर वॉल्यूम भी बदल रहा है। देखिए पहले वॉल्यूम V1 था, फिर V2 हो गया, टेम्परेचर T1 था, T2 हो गया। तो आप लोग समझ जाइएगा क्या, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। थर्ड क्या है, प्रोसेस इन ओपन सिस्टम इज आइसोबारिक इन नेचर। हमने आपको बताया था कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम के ऊपर से खुला हुआ कोई ढक्कन ना लग रहा है, इसमें क्या होता था, मैटर एक्सचेंज होता था, वर्क होता था, हीट होता था। ठीक, तो ओपन सिस्टम आप लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। तो जो प्रोसेस ओपन सिस्टम में होगा वो क्या होगा, आइसोबारिक इन नेचर होगा। ठीक, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे पढ़िए, ताकि आपको आइसोबारिक प्रोसेस की पूरी टर्म एंड कंडीशन जब याद हो जाएंगी तो आइसोबारिक बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ तक कि आप अगर जान जाएंगे कि आइसोबारिक इस क्वेश्चन में लग रहा है तो आप देखते इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है उसको आप लोग फोकस रहिए, ध्यान दीजिए और अच्छे से देखते रहिए। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ गया, आप तो जानते हैं कि एक क्वेश्चन में अगर गलत हो गया तो माइनस मार्किंग हो जाती है। तो एक क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन हुआ ना हुआ वो डिसाइड करता है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसको समझते जाइए, नोट करिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, आइसोबारिक। आइसोबारिक के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। ये आप लोग जान जाइएगा। ठीक, तो इसमें हम गैस इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT। ठीक, PV इक्वल टू क्या लिख दिए, nRT। तो PV इक्वल टू nRT लिख दिए। तो इसमें क्या दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है, ये है ना, इसमें ये और ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक, ये और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो कौन बचा, P और T। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो एक हम फार्मूला बनाते हैं, क्या, P1/P2 इक्वल टू T1/T2। इसमें यही वाला फार्मूला बनेगा। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा क्या है। आइसोकोरिक में पहले आप ये समझिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है, इतना समझ गए। ठीक, ये फार्मूला, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, n और r कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो फार्मूला क्या बना, P1/P2 इक्वल टू T1/T2, ये हुआ। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, जो लिखा है देखते हैं, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आप लोग जानेंगे हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। इसमें क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल है। देखिए P1 P2 T1 T2, पहले प्रेशर P1 था, फिर बाद में P2 हो गया, पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में T2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या लिखा है, प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम इज आइसोकोरिक इन नेचर। जो प्रोसेस क्लोज सिस्टम में होगा वो क्या होगा, आइसोकोरिक इन नेचर होगा। जैसे हमने क्लोज सिस्टम पढ़ा था, क्लोज कर दिया, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन बना दिए। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता था, मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होता था, वर्क होता था, हीट का एक्सचेंज होता था। ठीक, तो जो प्रोसेस क्लोज सिस्टम में होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक इन नेचर हो जाएगा। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप लोग आइसोकोरिक का समझ गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, अच्छे से समझिए, फिर आगे हम आपको और बताते हैं। आइए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही होता है, आप लोग जानते ही हैं। इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो जैसे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन नहीं होता। ठीक, तो हम कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है,
नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस। वही कह रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो हीट का एक्सचेंज होता है वो नहीं होता है, ठीक। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड बाई कीपिंग द सिस्टम इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। तो हमने इंसुलेटेड कंटेनर पढ़ा था ना, इंसुलेटेड कंटेनर का क्या पढ़ा था इसमें हमने, इसमें मैंने ऐसे बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, फिर यहाँ पे इसको, इस सिस्टम को, इस कंटेनर को मैंने इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट कर दिया मतलब ये नॉन कंडक्टिंग, क्या, नॉन कंडक्टिंग, मतलब ये हीट का कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब ना तो ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा सकती है, ना तो मतलब कि ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा सकती है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में। तो यही कहा गया है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, पहले थर्मली इंसुलेटेड होता है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज होगा, ना तो सराउंडिंग की हीट सिस्टम में जाएगा। तो वही कह रहा है हमने इंसुलेटेड में क्या पढ़ा, ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है, ना तो वर्क होता है, ना तो हीट होता है, कुछ नहीं होता ना इसमें। तो यही कह रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे हमने हमारा क्या आता है, बॉटल आता है ना, ठंडे में पानी पीते हैं, तो उसमें आप देखते हैं गर्म पानी भर देते हैं, कुछ देर गर्म रहता है। तो हमने आइडियली नहीं बना पाया है, आइडियली एडियाबैटिक प्रोसेस की बना दे कि हमेशा के लिए गर्म रहे, कुछ देर, कुछ दिन गर्म रहता है, जैसे 1-2 दिन, उसके बाद ठंडा हो जाता है। तो आइडियली हम कहाँ पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली, मतलब कहाँ पढ़ते हैं, थ्योरी में। तो अब हमें इसको पूरी अच्छे तरीके से नहीं बना पाया है, हम इसको जब अच्छे तरीके से बना लेंगे साइंस हमारी और एडवांस हो जाएगी, ठीक। तो आप लोग इंसुलेटेड कंटेनर जानते ही होंगे, इंसुलेटेड कंटेनर ये किसका एग्जांपल होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको कुछ फार्मूला बताता हूँ, इसमें लिखते हैं पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है, पीवी गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, समझ गए, पीवी का पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर क्या होता है, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cv लेस देन 1, ठीक। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cv लेस देन 1, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब आप लोग क्या याद रखिएगा, Cv इक्वल टू क्या होता है, F/2R, ठीक। इसमें जो F है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। जो फिजिक्स पढ़ते होंगे 12th में या 11th में है, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी शायद है। तो ये आपको 11th की फिजिक्स में क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, ठीक। अब देखिए Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये सब आपको याद रहना पड़ेगा कि हमको एडियाबैटिक प्रोसेस में ये फार्मूला यूज होता है, ठीक। तो इसमें अगर हम Cp निकाले तो क्या आ जाएगा, F/2 + 1 की R, ये सब फार्मूला यूज होते हैं किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक। पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, R इक्वल टू क्या होता है, Cp अपॉन Cv ग्रेटर देन 1, फिर Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2R, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2 + 1 इक्वल टू R। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो आपको ये सब याद रखना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग फिजिक्स वाले सर से पढ़ लीजिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं और आगे एक और प्रोसेस बचा उसको बताता हूँ। आइए अब हम अपना लास्ट प्रोसेस क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, इसमें कुछ लिखा हूँ, आप लोग इसको इतना ही जान जाएंगे तो आपको साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट इट इज टर्म्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक आप लोग जानते ही हैं ना, मान लीजिए कोई ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई यह प्रोसेस यहाँ से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर इनिशियली अपने इनिशियल स्टेट में आ गया, फिर से वहीं आ गया, तो ये क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस, समझ गए ना।
ये साइक्लिक प्रोसेस आ गया। मान लीजिए कहीं पे प्रेशर, कहीं पे टेम्परेचर, कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, कहीं पे टेम्परेचर, किसी सिस्टम में किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वो आइसोथर्मल होगा। तो कोई भी प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसेस से होके गुजरता है, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, फिर से वो अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस आप लोग समझ गए, चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। इन साइक्लिक प्रोसेस हमने स्टेट और पाथ फंक्शन पढ़ा ही था। पाथ फंक्शन में मैंने बताया, पॉपुलर एग्जांपल क्या बताया था, वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। आप लोग इतना याद रखिए, बाकी इतना बचे क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक, तो चेंज इन स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन को कैसे लिखते हैं, चेंज लिखते हैं, कभी ऐसे नहीं लिखते कि टेम्परेचर, ऐसे नहीं लिखते। स्टेट फंक्शन मतलब डेल्टा टी, समझ गए ना। तो हम क्या लिखते हैं, चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज जीरो। किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। ठीक, ये किसमें होता है, साइक्लिक प्रोसेस में। अब ये एक और पॉइंट लिखा है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर नहीं होता है, इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन ऑल फॉर्म, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किस फॉर्म में होता है, या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। मान लो ये लिया है, मान लो कोई सिस्टम लिया है, इसमें मैंने गैस भरा है कोई, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मान लो गैस क्या करेगी, अगर प्रेशर अपने नीचे से यहाँ से गैस लगाई, प्रेशर लगाई, तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक, पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपेंशन। अगर हम लोग ऊपर से प्रेशर लगाएं, इसको फ्रिक्शनल पिस्टन को दबाएं, प्रेशर लगाएं, तो क्या होगा, ये कंप्रेशन होगा। ठीक, तो जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्सपेंशन या कंप्रेशन फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो आप लोग जितना मैंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिएगा। ठीक, क्योंकि ये जो आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इन सब का बहुत ही ज़्यादा रोल होगा। ठीक, मान लीजिए ये सब क्या हो जाएंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो प्रोसेस, क्वेश्चन में जो प्रोसेस आएंगे हमको प्रोसेस को समझना होगा कि कौन सा प्रोसेस लग रहा है। ठीक, तो अगर आप लोग मान लीजिए जो प्रोसेस होते हैं उसको आप लोग हीरो समझ लें, तो ये हीरो की एंट्री हर जगह है, हर क्वेश्चन में हीरो की एंट्री है। ठीक, तो ये अगर आप लोग हीरो, कौन हीरो है मूवी में पहचान गए, तो आप लोग मूवी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह इसमें भी है कि क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस लग रहा है, अगर आप लोग उसको अच्छे से पहचान गए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। और क्वेश्चन जब हो जाएगा तो आपको आनंद आएगा कि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन इतना आसानी से कर लिया। क्यों, क्योंकि आप हीरो को समझ गए, प्रोसेस को समझ गए कि कौन सा प्रोसेस में आ रहा है, कौन सा हीरो कौन सी मुसीबत को सॉल्व करने आ रहा है। हीरो प्रोसेस हो गया, वो क्वेश्चन क्या हो गया, मुसीबत हो गया, यही सॉल्व करेगा। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से। ठीक, तो लास्ट में यही कहूँगा कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।